हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और हम लोग देख रहे हैं PYQ2 MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो भी नए टॉपिक होते हैं द हिंदू से उसको देखते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको चेक करते हैं और फिर उस आधार पे हम MCQs बनाते हैं जो 2025 में जिसके पूछे जाने की प्रायिकता होती है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ने इन्वाइट किया है पार्टीज को स्ट्रेंथ पोल प्रोसेस यानी वोटिंग प्रोसेस को मजबूत करने के लिए पार्टी को इनवाइट किया गया है ताकि बेहतर ढंग से इसका कार्यान्वयन किया जा सके। और ये काफ़ी एक बहुत ही लंबे पेंडिंग डिमांड थी जिसको अब नए इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहला जो दिक्कत है वो जो इलेक्शन कमीशन का डुप्लीकेट EPIC नंबर है उसको लेकर के दिक्कत है। जो कांग्रेस जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। इसके अलावा महाराष्ट्र पोल में जो कॉपीज हुई थी या कॉपीज हो सकती है उसके संबंध में कांग्रेस ने ऐसा मुद्दा उठाया है। इस संदर्भ में ही इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया है पार्टीज को। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ का डिटेल्स। न्यूज़ डिटेल्स देखने के बाद हम लोग EPIC जो नंबर है यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो नंबर होता है उसके बारे में और उसके लाभ वगैरह जो भी चुनौतियां उसको देखेंगे। फिर हम इलेक्शन कमीशन के विषय में गंभीर चर्चा करेंगे और क्या क्या समस्या क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर के भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र विवाद पर राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया है, ये पेज नंबर 1 का था। और चुनाव आयोग ने बैठक रखी है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जो नंबर के विवाद हैं उससे संबंधित सभी राजनीतिक दलों को, प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को चुनावी प्रक्रिया सुधार में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र का मुद्दा है जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था और बाद में महाराष्ट्र से संबंधित जो डुप्लीकेशन के मामले सामने आए हैं उसका मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। कानूनी ढांचा ये जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है और चुनावी नियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत विकेंद्रीकृत और पारदर्शी कानून ढांचे में संचालित होता है, ये कहना है चुनाव आयोग का। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसको देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भारत में चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है। इसे 2 भाग में लागू किया गया था, एक तो 1950 और दूसरा 1951। यह अधिनियम मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया, योग्यता और अयोग्यता, चुनावी विवादों को शामिल करता है जिसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन जो है अपने कार्य को बेहतर क्रियान्वयन कर पाता है। तो 1950 का अगर देखें कि प्रोविजंस देखें तो मतदाता सूची को तैयार करना, उसके रखरखाव करना, संसद और राज्य विधानमंडल में सीटों के आवंटन का नियम प्रदान करना, मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण करना और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को निर्धारित करना, ये 1950 के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी दी गई है। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो आया उसमें चुनावों का संचालन से संबंधित चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये योग्यता और अयोग्यता सांसदों और विधायकों की योग्यता को निर्धारित करता है जो अनुच्छेद 84 और 173 से संबंधित है। इसके तहत भ्रष्टाचार, दिवालिया, लाभ के पद से संबंधित अयोग्यता सूचीबद्ध की गई है। इसके अलावा चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको भी इसके तहत दिखने की कोशिश की गई है जिसमें रिश्वत, अनुचित प्रभाव, बूथ कैप्चरिंग, झूठे बयान आदि दंडनीय इसके तहत बनाए गए हैं। सजा पर अयोग्यता की बात करें तो धारा 8 जो है सजा प्राप्त व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करता है। हाल का उदाहरण जो है राहुल गांधी को इस प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। चुनाव आयोग की शक्तियां देखें तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव संचालित करने की शक्ति प्राप्त है। हालिया संशोधन देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2017 में जो संशोधन हुआ ये NRIs को प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से वोट देने की अनुमति देता है। इसके बाद जो है सो डिबेट जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर देख लीजिए, अपराधी राजनेताओं को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के लिए कड़े कानून की मांग की गई। और इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है अदर वो चुनाव में राज्य वित्त पोषण और राजनीति के अपराधीकरण पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को इसमें इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वो भारत के लोकतंत्र में एक रीढ़ की हड्डी है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है
और चुनाव में पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए समय समय पर आवश्यक सुधार का जो है बताता है। अब हम देखते हैं जो ईरोनेट है, मतदाता पंजीकरण होता है, इसके तहत चुनावी रोल प्रबंधन होता है और ये किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये विकसित किया गया है, एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। की फीचर्स ऑफ ईरोनेट 2.0 को देखें तो ये जो है एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को एक ही जगह जो है समाहित करता है, एक ही प्रणाली में समाहित कर लेता है। रियल टाइम डेटा प्रबंधन है, इसके तहत मतदाता रिकॉर्ड का वास्तविक समय में अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित करता है। ये दोहराव हटाने की प्रणाली है। आधार और AI आधारित जो मिलान है उसके द्वारा डुप्लीकेट प्रविष्टियों को ये रोकता है। ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की अगर बात करें, ये इसके तहत हो सकता है। पंजीकरण, सुधार और विलोपन की सुविधा इसमें दी गई है। डिजी लॉकर के से एकीकरण की बात करें तो डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन को आसान बनाता है। ये GIS मैपिंग सुविधा इसके तहत दी गई है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से मतदान केंद्रों को मैप करता है। सुरक्षित और पारदर्शी है, ये डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अधिकृत पहुंच को रोकता है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये एक स्वायत्त प्राधिकरण है, चुनाव के लिए जो है एक स्वतंत्र निकाय है जो एक संवैधानिक प्राधिकरण है अनुच्छेद 324 के तहत। इसका काम जो है भारत में चुनावों का प्रबंधन करना और प्रशासन करना, और ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव यानी कि गुणवत्तापूर्ण जो चुनाव है उसके लिए इसे शक्ति प्राप्त है। इसके तहत जो है सारी चीज़ें आपने देख ली। ये 25 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया और इसके तहत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त जो है वो होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो होती है ये अधिकतम टेन्योर इसका होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के समान जो है हटाने की प्रक्रिया होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कंपोजिशन यानी संरचना की बात करें तो शुरुआत में इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सदस्यीय निकाय था 1950 से 1989। बाद में इसमें जो है 2 निर्वाचन आयुक्त को जोड़ दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे इसकी नियुक्ति होती थी, जो अब जो है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो एक मंत्री होते हैं उनके माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। शक्तियां एवं कार्य अगर देखें तो ये चुनाव कराने का कार्य करती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का कंडक्ट करती है। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के नैतिक आचरण संहिता को भी ये लागू करती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। मतदाता सूची का प्रबंधन करती है और इसे नियमित अपडेट करती है। मतदाता जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाती है, जैसे सिस्टमैटिक वोटर्स एडुकेशन फॉर एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है इसका प्रोग्राम है। इसके तहत एडुकेशन बढ़ाया जाता है। इनिशिएटिव्स है ये पार्टिसिपेशंस के लिए। चुनावी विवादों का समाधान करता है। चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े विवाद को सुलझाने की शक्ति इसके पास होती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ये, जैसे EVM, VVPAT, ईरोनेट 2.0, MVSP जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये यूज़ करता है। चुनौती क्या है? धन और बाहुबल का दुरुपयोग, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया का प्रसार, शहरी क्षेत्रों में कम मतदान, चुनावी बॉन्ड विवाद, चुनावी सुधारों की आवश्यकता इसके तहत चुनौतियां है। सुधार जो आप देखें तो सबसे पहले चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत स्वतंत्रता को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता के जो है कानूनी रूप से इसे मजबूत बनाया जाए और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक अभियान होना चाहिए और चुनावों में सोशल मीडिया पर जो है सख्त नियमन होना चाहिए। इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह नई चुनौतियों से निपटने के लिए चुनावी सुधार आवश्यक है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को मजबूत करने और डिजिटल सुधार लागू करना चुनावी पारदर्शिता की ओर बढ़ावा दे सकता है। अगला जो है हमारा पेज नंबर 5 पे सारा डिलिमिटेशन को लेकर के है। राज्यसभा में ये मामले उठे हैं। उसके बाद BJD जो है वो शामिल हो रहा है डिलिमिटेशन इशू को लेकर के, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इशू उठाया उसको लेकर के। बेटर परफॉर्मर स्टेट जो है उसको नुकसान हो सकता है, ऐसा जयराम रमेश का कहना है जो कांग्रेस के नेता हैं।
इस संदर्भ में देखते हैं सीमा निर्धारण और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद जो है राज्यसभा में उठा और इस कारण से राज्यसभा बाधित हुई। इसके तहत जो है 40 मिनट तक के लिए सदन को स्थगित किया गया था और डीएमके ने जो है काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और जनसंख्या आधारित सीमा निर्धारण से दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधित्व घटने की जो बात इन्होंने रखी है, संघवाद को खतरा है। इसके तहत डीएमके ने संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा बताया जो प्रगतिशील दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। डिलिमिटेशन डिबेट जो कांग्रेस यानी जयराम रमेश ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्य को जो है सीट का नुकसान हो सकता है। जनगणना की अनिश्चितता 1971 जनगणना के आधार पर सीटें तय है और 2026 तक जो है पुनर्वितरण 2026 के बाद पुनर्वितरण करना होगा, लेकिन 2021 का जनगणना जो है अभी तक नहीं हुआ है, इसमें असमंजस भी बना हुआ है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले जनगणना कराने की जरूरत होती है। सीमा निर्धारण मुद्दे पर तमिलनाडु सीएम की जो है बैठक होगी जिसमें बीजेडी शामिल होगी। नवीन पटनायक जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उड़ीसा के 22 मार्च को चेन्नई की बैठक में शामिल होंगे और डीएम के नेताओं ने पटनायक से मिलकर जनसंख्या आधारित सीमा निर्धारण के खिलाफ समर्थन मांगा है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा डिलिमिटेशन की बात फिर से करते हैं क्योंकि इस पर हमने कई बार चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। परिसीमन क्या है, तो परिसीमन जो है संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जनसंख्या के बढ़ने और घटने के अवसर पे जो मेंबर्स के नंबर घटने और बढ़ने चाहिए ताकि सबको बराबर प्रतिनिधित्व लोकसभा में और राज्य विधानसभा या अन्य जगहों पे प्राप्त हो सके। ये 82 के तहत जो है संसद के परिसीमन जो अधिनियम पारित किया गया है। 170 जो है राज्य विधानसभा के सीटों का निर्धारण करता है। परिसीमन अधिनियम 2002 जो है परिसीमन आयोग की स्थापना करता है और अनुच्छेद 330 और 332 के तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ओबीसी हैं ओबीसी के लिए किसी भी तरीके का सीटों का आरक्षण नहीं किया गया इसके तहत। संवैधानिक और कानूनी आधार की बात करें तो अनुच्छेद 82 के तहत जो है प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या परिसीमन के बाद तय की जाती है और जो सीटों की सीमा निर्धारण है परिसीमन आयोग की स्थापना की गई है इसके लिए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी ली हैं। भारत में परिसीमन देखिए तो अभी तक 4 बार हो गया है। लास्ट जो है वो 2021 में हुआ था और अब फ्रोजन कर दिया गया है 2025 तक। उसके बाद ये नया जो है डिलिमिटेशन होने की संभावना है। डिलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों? ताकि समान प्रतिनिधित्व लोगों को मिल सके, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हो सके और जनसांख्यिकी परिवर्तन जो है उसको इंक्लूड किया जा सके। प्रतिनिधित्व निर्धारण के कारक क्या होते हैं? एक तो जनसंख्या में वृद्धि हो सकता है, हायर पॉपुलेशन मोर सीट हो सकता है। भौगोलिक क्षेत्र को भी इसमें एक मानक बनाया जा सकता है। SC ST आरक्षण इसके तहत है। केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूडेड है और द्विसदनीय और एक सदनीय प्रणाली भी इसके तहत इंक्लूडेड रखा गया है। विभिन्न विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज और नगर निकाय सारे जो हैं जब भी डिलिमिटेशन होता है तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। समस्या और चुनौती देखें तो जनसंख्या असंतुलन है। दक्षिण भारत जो है इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम हुई है। राजनीतिक संवेदनशीलता जो है राज्यों में सत्ता संतुलन प्रभावित करता है। ये परिसीमन का स्थगन 1976 की सीटों के आवंटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे असमानता बढ़ रही है। उत्तर दक्षिण विभाजन, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य जहाँ उत्तर को अधिक सीटें मिल सकती है। आगे की राह देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डेटा आधारित मॉडल का उपयोग कर न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। संतुलित फार्मूला सीटों के आवंटन में जनसंख्या और विकास दोनों को ध्यान में रख सकते हैं और सार्वजनिक विमर्श इसमें करने की जरूरत है ताकि विभिन्न हितधारक जो है इसमें शामिल हो ताकि बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके और विवादों का समाधान किया जा सके। परिसीमन जो है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान भी जरूरत है ताकि संतुलित परिसीमन से हम क्या कर सकें, एक सच्चे लोकतंत्र की नींव रख सकें। अगला हमारा पेज नंबर 7 का टॉपिक है न्यू जो ग्रीनर इलेक्ट्रोकेमिकल जो है प्रोसेस वो टर्न करता है यूरिन को प्लांट फ्यूल में। तो यूरिन को प्लांट फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करेगा, नया जो प्रोसेस आया है उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं।
नया हरित इलेक्ट्रोकेमिकल तरीका मूत्र को पौधे के ईंधन में बदल देता है, जो नेचर कैटालिसिस में वर्णित एक नई इलेक्ट्रोकेमिकल विधि जो है मूत्र में मौजूदा यूरिया को पेरा कार्बाइड नामक क्रिस्टलीय पेरोक्साइड में बदलने का जो है माध्यम है। मूत्र को अक्सर तरल सोना कहा जाता है। सोचो अब मूत्र भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो अब ऐसे तैसे जहाँ वहाँ मूत्र विसर्जन न किया करें, उसको हम सुरक्षित करें और इसका कोई ना कोई व्यवस्था बनाएं ताकि ये उर्वरक के घटक के रूप में कार्य आ सके। नई शोध प्रक्रिया जो है, वैज्ञानिकों ने मूत्र से यूरिया के को ठोस कार्बामाइड के रूप में निकालने के लिए कम ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक विकसित की है। यह विधि प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए ग्रेफाइट कार्बन आधारित उत्प्रेरकों का उपयोग करती है। परिणाम स्वरूप यूरिया निष्कर्षण लगभग 100% शुद्धता प्राप्त होती है, जिससे जो है उर्वरक बनाया जा सकता है। लाभ इसके क्या हो सकते हैं? मूत्र संरचना व्यक्ति जो है लगभग 450 से 680 मिलीलीटर होगा। यहाँ पे इतना लीटर कोई मूत्र विसर्जन, इतना तो पानी भी नहीं पीता तो मूत्र विसर्जन कहाँ से करेगा? इतना मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है, जिससे 4 किलोग्राम, ये प्रतिवर्ष है, ये प्रतिदिन नहीं है, प्रतिवर्ष है। तो प्रतिवर्ष 450 से 680 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है, जिससे 4 किलो नाइट्रोजन और 0.3 ग्राम फास्फोरस होता है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन गेहूं उगाने के लिए पर्याप्त है। तो एक आदमी के लिए कितना गेहूं चाहिए ना, उसके मूत्र से ही काम चल जाएगा। वाह, कमाल है। कृषि में उपयोग ठोस पैरा कार्बामाइड धीरे धीरे नाइट्रोजन मुक्त करता है, जिससे पौधे की वृद्धि और जड़ों की श्वसन क्रिया में सुधार होता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट देखें तो यह नाइट्रोजन चक्र को पूरा करने में मदद करता है और अपशिष्ट जल से संसाधन की पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देता है। संभावना क्या होगी? तो यह विधि अपशिष्ट उपचार और संसाधन पुनर्चक्रण को जोड़ती है, जिससे कृषि के लिए सतत संसाधन प्राप्त हो सकता है। वैज्ञानिक इस तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना बना रहे, ताकि इसे अपशिष्ट जल प्रबंधन और उर्वरक उत्पादन में उपयोग किया जा सके। अगला पेज नंबर 12 से हमारा टॉपिक है इंडिया इमर्ज एज टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू दुबई। तो भारत जो है टॉप 1 में आ गया है दुबई में पैसा, मतलब FDI। यानी कि अब ये आपके दिमाग में लगेगा कि वाह क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत अच्छी बात है, ऐसा महसूस होगा। तो वो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बेहतर किए हैं दुबई ने, और इस कारण से जो है भारत के लोग अपना पैसा लेकर के दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और भारत आज के समय में टॉप पे आ गया है। और दुबई में जितना भी FDI आ रहा है उसका 21.5%, यानी कि सब 21% भारत से पैसा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका नुकसान तो हो ही रहा है ना, क्योंकि हमें भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है। इंडियन बिजनेस ड्राइविंग FDI इन दुबई। तो पिछले एक दशक में अनुकूल कर परिस्थितियों और व्यापार अनुकूल माहौल के कारण भारतीय उद्यमी और व्यवसायी तेजी से दुबई की ओर रुख कर रहे हैं। दुबई लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजना के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है, और भारत जैसा कि हमने देखा 21.5% योगदान के साथ अमेरिका 13%, फ्रांस 11% और UK 10% पे स्थित है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो है वह निवेश है जो किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी अन्य देश में स्थित व्यवसाय में किया जाता है। FDI पूंजी प्रौद्योगिकी रोजगार लाकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में FDI को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के तहत नियंत्रित किया जाता है। FDI के प्रकार देखें तो ग्रीनफील्ड परियोजना में ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड मतलब होता है नए व्यवसाय में, ब्राउनफील्ड मतलब होता है पहले से जो व्यवसाय है उसमें पैसा देना। क्षैतिज FDI के तहत जब कोई कंपनी विदेश में उसी उद्योग में निवेश करती है, और ऊर्ध्वाधर FDI जब कोई कंपनी उस विदेशी कंपनी में निवेश करती है जो कच्चे माल की आपूर्ति करता है। विलय और अधिग्रहण, कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ विलय करती है या उसे अधिग्रहित करती है। ये सारे FDI के प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। भारत में FDI का मार्ग देखें तो ऑटोमेटेड रूट है, जिसमें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। IT, टेलीकॉम, विनिर्माण आदि क्षेत्र में स्वचालित FDI की अनुमति है।
सरकारी मार्ग देखें तो एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे रक्षा, टेलीकॉम, मीडिया। टेलीकॉम तो यहाँ भी डाल दिया है, टेलीकॉम यहाँ भी डाल दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा है टेलीकॉम 100% कर दिया शायद, देखते हैं। जैसे क्षेत्रों में आवश्यक हो। एफडीआई 100% अगर देखें तो ये आईटी, फार्मा, अक्षय ऊर्जा के तहत 74% एफडीआई अगर देखें, यानी 75% से कम, तो ये टेलीकॉम, निजी, सुरक्षा। 49% एफडीआई अगर देखें तो रक्षा और बीमा में। प्रतिबंधित क्षेत्र जो है परमाणु ऊर्जा, जुआ, लॉटरी आदि भारत में प्रतिबंधित है। एफडीआई के लाभ क्या होते हैं? पूंजी लाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार के नए अवसर पैदा करता है और बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में सुधार करता है। एफडीआई की चुनौतियां क्या हैं? तो उद्योग, जो प्रमुख उद्योग में विदेशी वर्चस्व का खतरा है, प्राकृतिक संसाधन के शोषण का कारण बनता है, लाभ वापसी से स्थानीय आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी होते हैं। निष्कर्ष यानी कि एफडीआई आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। अब हम लोग एफडीआई और एफपीआई में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। तो एफडीआई और एफपीआई जो है दोनों मेजर सोर्स हैं किस चीज़ के लिए? विदेशी निवेशकों द्वारा किसी भी देश में निवेश करने के लिए तरीकों में। एफडीआई जो प्रत्यक्ष स्वामित्व और दीर्घकालिक निवेश शामिल होता है, जबकि एफपीआई में शेयर और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निवेश होता है। मतलब सीधी सी बात देखिए, एफडीआई जो है कहीं पैसा लगा देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, रिस्क लेती है। लेकिन एफपीआई अगर देखें तो ये शेयर और बॉन्ड खरीदती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि कर्ज के रूप में। हालांकि ये भी कर्ज है, लेकिन ये कर्ज जो है कभी भी वो लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एफडीआई में जो पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला करके कोई मशीन खरीदा तो तुरंत बेच करके नहीं जा पाता है, उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। प्रमुख अंतर देखें तो निवेश के प्रकार, एफडीआई किसी कंपनी या बुनियादी ढांचा में प्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल करता है, लेकिन एफपीआई जो है शेयर और बॉन्ड के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण प्रबंधन देखें तो एफडीआई जो है इसके अंतर्गत प्रबंधन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण और प्रभाव होता है। एफपीआई के अंतर्गत निवेशकों का जो है कोई नियंत्रण नहीं होता, वो केवल वित्तीय संपत्तियां रखते हैं। निवेश की अवधि देखें तो एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म होता है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विकास और बुनियादी ढांचा सुधार है। लेकिन एफपीआई जो अल्पकालिक निवेश होता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर वो ट्रांसफर हो जाता है। स्थिरता और जोखिम, एफडीआई जो है अधिक स्थिर होते हैं क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रतिबद्धता होती है, जबकि एफपीआई जो अधिक अस्थिर होती है क्योंकि निवेशक जल्दी धन निकाल सकते हैं। आर्थिक प्रभाव देखें तो एफडीआई जो है औद्योगिक विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। एफपीआई जो शेयर बाजार में तरलता बढ़ाता है, लेकिन औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान नहीं करता। निकास रणनीति देखें तो एफडीआई जो है निकासी कठिन होता है, यह दीर्घकालिक भौतिक संपत्तियां शामिल होती है। एफपीआई जो है आसान निकासी, शेयर और बॉन्ड के माध्यम से वो तेजी से बेच करके भाग सकते हैं। लाभ और हानि की बात करें तो एफडीआई के लाभ देख लीजिए। रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, उन्नत तकनीकी और विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान। एफडीआई के हानि अगर देखें तो प्रमुख क्षेत्र में विदेशी प्रभुत्व बढ़ती है, लाभ हस्तांतरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। एफपीआई का एडवांटेज अगर देखें तो ये शेयर बाजार में तरलता बढ़ाता है, निवेशकों को जोखिम विविधता प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था में त्वरित जो पूंजी है प्रवाह सुनिश्चित करता है। हानि ये है कि अत्यधिक अस्थिर और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है, रोजगार या बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता। इस प्रकार जो है एफडीआई एक दीर्घकालिक निवेश है जो आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति में सहायक होता है। वहीं एफपीआई तरलता प्रदान करता है, लेकिन यह अल्पकालिक और अस्थिर होता है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों प्रकार के निवेशों को आकर्षित करना और उसका संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत हमें होती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 2004 का एक क्वेश्चन दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। निरीक्षण, दिशा निर्देशन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना इलेक्शन कमीशन के कार्य हैं। तो है संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए सभी चुनावों हेतु मतदाता सूची तैयार करना, ये भी है इसका।
राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये भी है। चुनावी विवादों का अंतिम निर्णय की घोषणा ये नहीं करता। अंतिम निर्णय जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ गलत क्यों है? तो निर्वाचन आयोग जो है चुनावी विवादों का अंतिम निर्णय नहीं देता। ऐसे विवाद जो है न्यायपालिका, मुख्यतः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इसका समाधान किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का देखें, जो आज हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता हो सकती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 मतदाता सूची तैयार करने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। अगला देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 चुनाव में वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। इसमें भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 1951 के तहत चुनाव आयोग के पास भ्रष्ट आचरण के आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की शक्ति है। मुझे लगता है कि शायद ये तीनों ही सही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ये तीनों ही सही हैं। 1950 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो इलेक्टोरल रोल और डिलिमिटेशन से संबंधित है, जबकि 1951 जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, करप्ट प्रैक्टिस, डिस्क्वालिफिकेशन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है परिसीमन और विधायकों के सीट के आरक्षण के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। जो अनुच्छेद 82 है, संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र के पुनः समायोजन और परिसीमन अधिनियम लागू करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 170 जो है के तहत विधानसभा के कुल सीटों की संख्या स्थिर रहती है, लेकिन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है। ये भी सही है। परिसीमन अधिनियम 2002-2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया गया था और आगे की समायोजन प्रक्रिया 2026 तक स्थगित है। तो 2011 की जनगणना पे अभी कोई भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। तो पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। थर्ड गलत इसीलिए है क्योंकि परिसीमन अधिनियम 2002 जो है 2001 की जनगणना पे आधारित था, 2011 की जनगणना पे आधारित नहीं था, और अगला परिसीमन 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार जो है अनुच्छेद 82 डिलिमिटेशन एक्ट, इस सेंसस, सभी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट की बात करता है। अनुच्छेद 170 जो है लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा में जो पॉपुलेशन के आधार पे डिलिमिटेशन की बात करता है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002-2001 सेंसस के आधार पे किया गया था और ये 2026 तक रुका हुआ है। अनुच्छेद 330 और 332 जो है SC ST के रिजर्वेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा मूत्र से यूरिया के इलेक्ट्रोकेमिकल निष्कर्षण के संदर्भ में आपको विचार करना है। मूत्र से में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिससे यह उर्वरक के रूप में उपयोगी बनाता है। बिल्कुल सही है। वैज्ञानिकों ने एक कम ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोकेमिकल विधि विकसित की है जो मूत्र से यूरिया निकालने के लिए ग्रेफाइट कार्बन आधारित उत्प्रेरकों का उपयोग करती है। ये भी सही है। निष्कर्षित यूरिया की शुद्धता लगभग 80% होती है, जिससे यह सीधे कृषि उपयोग में उपयुक्त बनता है। ये लगभग 100% दिया गया है। अब इसको 99% कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% ही है। तो थर्ड जो है गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर है। तो ये इसकी जो प्योरिटी होती है लगभग 100% के आसपास ही होती है यूरिया की। ये 80% इतना कम नहीं होता। यह पारंपरिक उर्वरकों का एक संभावित विकल्प के रूप में बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमने इसी से दिया है, जो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक का उपयोग करके किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? मूत्र से यूरिया निकालने में, जो अभी आपने देखा है। समुद्री जल का लवण हटाने में, बिल्कुल सही। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के लिए, तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन FDI से संबंधित है। FDI और FPI के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। FDI बुनियादी ढांचों में विकास में योगदान देता है, जबकि FPI मुख्य रूप से शेयर बाजार में तरलता बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। FDI जो है निवेशकों को जिन कंपनियों में निवेश करते हैं उन पर प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त होता है, जबकि FPI निवेशकों को नहीं मिलता प्रबंधन। सही है। FDI की तुलना में FPI की तुलना में अधिक स्थिर नहीं होता। ये तीसरा गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम काट दें तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ जा रहा है। थर्ड गलत क्यों है? थर्ड गलत इसीलिए है क्योंकि FPI अधिक अस्थिर होता है, क्योंकि निवेशक अपने धन तेजी से निकाल सकते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
FDI जो है अधिक स्थिर होता है क्योंकि यह दीर्घकालिक निवेश की प्रतिबद्धताओं से जुड़ा होता है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के इस नंबर पर जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। आप इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ये वीडियो पहुंचाते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।